ये देखना एग्जाम्पल नंबर 1 निकालना। एग्जाम्पल नंबर वन एक चार्ट बना हुआ है, जरा देखो। हाँ आगे जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1 और आगे जाओ, देखो कौन सा पेज नंबर देखो, 284 पे रहे। देखो शू फैक्ट्री लिखा हुआ है। शू फैक्ट्री के लिए कॉस्ट यूनिट क्या हो गया, पेयर ऑफ। समझ में आ रही है बात। और फर्नीचर बिजनेस के लिए ऑफिस चेयर जो है वो कॉस्ट यूनिट हो गया। रेस्टोरेंट के लिए रेस्टोरेंट मील हो गया। कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट यूनिट क्या हो गया उसका। ये कितनी जबरदस्त एग्जांपल है। ये शू फैक्ट्री के लिए पेयर ऑफ शूज लिखा हुआ है, कॉस्ट यूनिट क्या है। एक और समझ लो, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए क्या हो गया उसकी कॉस्ट यूनिट, हाउस हो गया। कोल माइन के लिए क्या है, टन ऑफ कोल्स हो गया। सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल रनिंग कॉस्ट हो गई है। यानी इन्होंने सबकी कॉस्ट यूनिट बताई है। डिटेल में क्या बता दिया कि वो पेयर ऑफ शूज किससे बनता है, लेदर, ग्लू, नेल्स, लेसेस वगैरह। और क्लासिफिकेशन में क्या कर दिया इसने, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कर दी, बात समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट पेज में आइए, फैक्ट्री लेजर लिखा हुआ है, फैक्ट्री लेजर। अब जरा सुनिएगा, आपको ये जो है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखनी है, बल्कि अपने रजिस्टर में भी करोगे, पहले इधर बता दूं। अ फैक्ट्री लेजर इज मेड ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ट्रेडिंग कंसर्न। ये ट्रेडिंग कंसर्न के लिए फैक्ट्री लेजर, यानी फैक्ट्री लेजर बच्चों सिर्फ उधर बनता है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो। ट्रेडिंग बिजनेस में फैक्ट्री लेजर का काम, जिसमें बनी बनाई चीज खरीदते हैं और बेचते हैं, उसके अंदर फैक्ट्री लेजर का काम। फैक्ट्री लेजर का वर्ड ही उधर आएगा जहां पे हम कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। It can be defined as a set of account containing the production cost of the business. Generally, the factory ledger is maintained for manufacturing operations. लिख दिया ना उसने कि फैक्ट्री लेजर बनता ही सिर्फ उस बिजनेस में जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब क्या है, ये जो है the accounting for inventory for an entity that buy and sell goods has been explained in previous chapter, that is periodic inventory system। और जो हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा था वो ट्रेडिंग बिजनेस का था। वो किसका था, जिसमें हम बनी बनाई चीज खरीदते थे और उसको फीफो से करा, एफको से करा, पीरियोडिक से करा, परपेचुअल से करा। बोल रहा है प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था। दिस चैप्टर एक्सप्लेन हाउ टू अकाउंट फॉर गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इंस्टेड ऑफ। उसको हमें हारून बनाना पड़ेगा, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर्ड करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सिंपली द परचेज। इन कॉन्ट्रास्ट, इन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको अंडरलाइन करो। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उमेर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। उधर जो है उमर, हम जो प्रोडक्ट को खरीदते थे तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती थी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, टोटल। जरा मुझे बताओ, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का अभी फॉर्मूला हमने रिपीट करा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस, तो हो गया प्राइम कॉस्ट। उसके अंदर ऐड करा आपने तो क्या बना था, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट बनी थी। क्या बनी थी, तो ये क्या बोल रहा है कि अच्छा फुल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ऐड करा था तुमने क्या, नॉन, तो क्या कहलाता है वो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग प्राइम कॉस्ट एंड द, यानी कि जो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रीट किया जाता है, टोटल कॉस्ट को नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राइम कॉस्ट एड, तो क्या आता है फुल, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रीट किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। जैसे कि हम कोई चीज मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर लेके वो अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। अकाउंटेंट की सैलरी, मार्केटिंग वालों की सैलरी, एडवर्टाइजिंग की सैलरी। कुछ बात समझ में आई है, नहीं आई है? सिर्फ जो बनाने की कॉस्ट है वो किस में आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगी। क्लियर है बेटा, सबके क्लियर है? आगे देखो जरा, the accounting system must identify these costs and then transfer it into the finished goods, usually via work in progress, and thus वो तो मैं अभी एंट्री बना दूंगा, सिर्फ मैं इसलिए बता रहा था। कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल लगी, देखो अब इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल लगा डेबिट में, ये टी अकाउंट बनाया हुआ उमर, जरा नीचे देखो, डेबिट में लिखा, फिर क्रेडिट में आ गया, फिर डायरेक्ट लेबर डेबिट में, टी अकाउंट के अंदर बोल रहा हूँ, फिर क्रेडिट हो गया, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट में, फिर क्रेडिट में हो गया, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड जो है सीधा एक्सपेंस में जा रहा है। जरा देखो
नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को सीधा लाइन ड्रॉ करके एक्सपेंस में डाला हुआ है उमर, नहीं दिख रहा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को जो है अपने अरमा क्या करा है, WIP में ट्रांसफर करा है। किसमें ट्रांसफर करा है? और फिर उसको फिनिश गुड्स में करा है, और वो फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हो जाता है। इसकी आपको अभी मैं एग्जांपल दूंगा डबल एंट्रीज में, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इन प्रैक्टिस देयर इज अ वेरिएशन इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल, a complex production process might involve several different processes, and this might be reflected to transfer the cost along with the chain of WIP account before a final transfer into the finished goods. Similarly, in many industries, certain processes are outsourced. मैंने बताया था कि कुछ बाहर से भी काम करवा लेते हैं। आउटसोर्स का मतलब बाहर से काम करवाना। टेक्सटाइल मिल हो गई कंपनीज, स्पिनिंग में बी डन इन हाउस, देन द थ्रेड बी गिवन टू द आउटसोर्स वेंडर एंड निटिंग, एंड देन knit cloth be brought back after paying manufacturing charges and outsource party to make finished goods। यानी कि कुछ चीज हम बाहर से भी करवा लेते हैं, वहां पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वो क्या बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हाईलाइट करना है, देयर आर 2 कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम्स आर देयर। ये आएगा आपके पास 2 कॉमन सिस्टम्स हैं। ऊपर वाली एंट्रीज अभी मैं करवाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताना हूं। एक का नाम है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम और एक का नाम है इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम। एक है इंटीग्रेटेड सिस्टम और एक है इंटरलॉकिंग सिस्टम। याद कर लो मेरा बेटा, इंटीग्रेटेड सिस्टम, हसैन, इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है अ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग। जिंदगी में याद रख लो इंटीग्रेटेड का मतलब अ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग records that provide financial and cost account using a is called integrated system। ऐसा सिस्टम जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो और फाइनेंशियल भी एक ही में हो, तो वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम। और मैं इसको रेसिप्रोकल कर दो, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग कर दो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अलग कर दो, तो उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, आपको हमेशा के लिए हमेशा समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेटेड सिस्टम का क्या मतलब है और इंटरलॉकिंग सिस्टम का क्या मतलब है। आपके घर के पास, मेरे घर के पास देखा होगा बेकरी वालों की शॉप्स हैं। वो बेकरी की शॉप्स जो खुद उधर ही बिस्किट बनाते हैं, इनके पास पीछे देखा है, अच्छी चलती है, अच्छा फ्रेश माल देते हैं। हमारे घर के आसपास के करीब की बात कर रहा हूँ, वो खुद बनाते हैं चीजें, पीछे ही उन्हीं के बैक साइड पर डबल रोटी वगैरह, टोस्ट, बिस्किट्स और केक्स वगैरह, और आगे जो है इतना बड़ा काम नहीं है कि बहुत बड़ा कोई फैक्ट्री नुमा हो। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है? तो ऐसी छोटी चीजें जो मैन्युफैक्चर भी हो रहे, तो उसके अंदर मटेरियल भी लग रहा होगा, उसने पीछे लेबर भी रखी होगी, ओवरहेड्स भी होंगे, गैस का बिल भी आता होगा। देखो इससे अच्छा और नहीं समझा सकता, समझ रहे हो? और फिर इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकालता होगा। अच्छा, वही मालिक है, वो भी खुद भी लगा हुआ है, उसके साथ लेबर भी लगी हुई है, उसके बच्चे भी लगे हुए, और फिर उसके साथ जो है उसकी कॉस्ट भी वो खुद ही सेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस भी खुद। दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम। उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी उसके अंदर सब एक जगह पे हिसाब है। नहीं समझे? मैंने जितना देखा इंटरलॉकिंग सिस्टम वो तमाम कंपनी है जो बहुत बड़ी है, गुल अहमद, अलकरम, समझ में आ रही है बात? ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके मिलियंस और बिलियंस में प्रोडक्शन है, इनके हजारों आउटलेट्स हैं, करोड़ों रुपए की सेल्स है, इन्होंने अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बनाया होगा, यानी ये लोग इंटरलॉकिंग सिस्टम करते होंगे। इतना बड़ा सेटअप एक साथ अकाउंट्स थोड़ी चला सकते हैं, नहीं यही बात समझे? छोटे पैमाने पे काम हो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है और साथ बेच भी रहा है। और ले मैंने एग्जांपल ले लो, पान की खोखा वाले को दिखा है, पान खुद लाता है साथ, उसको पता है पान कितने रुपए के केजी चल रहा है, उमर उसको पता है छालिया कितने की आई है, तंबाकू कितने का आया है, उसके बाद कागज में लपेट के जो दे रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो मेरे ख्याल से उसको खुद कॉस्ट पता होगी साथ के, एक पान कितने का पड़ रहा है जो हमें 25-30 रुपए का देता है। इस समझ में आई बात या नहीं आई? खुद ही बना रहा है, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद ही परचेज करके आता है, और उसको पता है आप 30 रुपए पान की कॉस्ट रखनी है, 40 रुपए की पान की कॉस्ट रखनी है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो ये कहलाएगा इंटीग्रेटेड सिस्टम।
बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आपके केटरिंग वाले देखें जो आजकल देखा है बिरयानी की शॉप लेके बैठे में यार, हर कोई देग लगा के बैठा हुआ है जो दोपहर में बिरयानी और रात को दिन में हर वक्त तो बिरयानी मिल रही होती है। 110, 120, 150 जिसकी जैसी क्वालिटी हो, 170, 200 तक की, वो पीछे ही तो बन रही है उमर। उसको पता है चावल कितने का लिया है, मुर्गी कितने की ली है, सारा मसालेदार कितने के लिए, इसके बाद जो लेबर है उसने बनाई है, और इसके बाद से कॉस्ट लगाई होगी, और एक देग में कितनी प्लेटें निकलती हैं, और इसके बाद उसने कॉस्ट सेट करी होगा, इसके बाद सेलिंग प्राइस। क्या ख्याल है बेटा? इट इज द बेस्ट एवर एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम। उसके एक ही रजिस्टर में लिखा हुआ है। Have you got my point? आ जाओ जरा देखो। A single set of accounting records that provide financial and cost accounting using a common input of data, a system where all information, both financial and is kept in a single set of books. एक सिंगल सेट ऑफ बुक्स में कॉस्ट भी हो और तो उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटरलॉकिंग ये लिखना पड़ेगा अपने रजिस्टर में, देख के लिख लो, ये 2 लाइनें लिख लो, भूल जाओगे इसको याद करके जाना है अपने रजिस्टर में। आज का नया काम इंटी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में देयर आर 2 डिफरेंट कॉस्ट सिस्टम। साथ जल्दी करो बेटा, थोड़ा एक्टिव रहो। इंटीग्रेटेड सिस्टम और इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम और इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम में लिखा हुआ है अ सिस्टम इन विच द बुक्स आर डिवाइड इनटू 2 लेजर्स, कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन इन अ कॉस्ट लेजर, ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री लेजर, जिसके अंदर फैक्ट्री लेजर अलग बने, एंड द अदर अकाउंट्स आर मेंटेन इन द जर्नल लेजर। अगर फैक्ट्री लेजर अलग बने और जर्नल लेजर एक अलग बने तो ये क्या कहलाता है? इंटरलॉकिंग सिस्टम कहलाता है। रमन यही बात समझे? और उसमें एक ही सिर्फ लेजर बनता है, उसमें सिर्फ एक ही लेजर मेरा बेटा बनता है। यहाँ से शिफ्ट हो रहा है क्या? सुनने में आ रहे हैं यार, ये जो काम है। डन बेटा, लिख लिया? चलो जी आगे बढ़ो, नेक्स्ट देख लो जरा, शाबाश।
लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इन प्रैक्टिस, उसी जगह देखना, दोनों की डेफिनेशन लिख लिया आप दोनों ने, इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग। लास्ट में देखो, इन प्रैक्टिस मोस्ट कंपनीज एंड ईआरपी सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट यूज अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक ही लेजर होता है, कॉस्ट और फाइनेंशियल के लिए एक ही होता है। अब देखो, दिस चैप्टर इज फोकस्ड ऑन, तुम्हारे इसमें किस चीज का पता है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का पता है, यूजेस परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ओनली। इंटीग्रेटेड सिस्टम में सिर्फ परपीचुअल इन्वेंटरी यूज होता है, इंटरलॉकिंग सिस्टम में पीरियोडिक इन्वेंटरी यूज होता है। अच्छा, एक और बात बताओ, हम लोगों ने इन्वेंटरी वैल्यूएशन के अंदर पीरियोडिक की एंट्रीज अलग बनाई थी, और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम एंट्री बनाते थे परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, उधर बनाते थे इन्वेंटरी डेबिट। अभी देखो ना, बच्चे को याद हो तो और अच्छा मजा आता है पढ़ाने में, वो बोले हाँ ये कौन से सुन वाली बातें हो रही हैं, उसको याद ही ना आ रहा हो। फिर याद करो, जब हम सेल्स करते थे तो अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स क्रेडिट करते थे, और इधर बनाते थे अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। याद आ रहा है? परपीचुअल में दो इंडिया मंदी, तो बोल रहा है इंटीग्रेट, आपके पास बोला है दिस चैप्टर इज फोकस्ड on integrated accounting using system only। नेक्स्ट पेज में आइएगा, आपके पास नीचे लिखा हुआ अकाउंटिंग एंट्रीज इन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अंडरलाइन करो जरा, ताकि इसको जरा समझ लो, और तुम्हें मैं इंटरलॉकिंग की भी दोनों में डिफरेंशिएट बता दूंगा अब्दुल्ला, तो और समझ में आ जाएगा इंटीग्रेटेड में क्या एंट्री बनी है। हमारे कोर्स में उमर क्या है, इंटीग्रेटेड है, इंटरलॉकिंग की यानी परपीचुअल है बच्चे। अब देखो वो क्या कह रहा है, जल्दी से देखो, जर्नल टू रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस एज इनकर्ड ना। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करा तो हमने याद करो इन्वेंट्री डेबिट करते थे, कैश या अकाउंट पेबल। अब मेरा बेटा ये किस में बनाई है हमने, यानी इंटीग्रेटेड में। इंटरलॉकिंग में क्या बनेगी, रॉ मटेरियल डेबिट कैश या अकाउंट पेबल क्रेडिट। नहीं, यही बात हमने, इसने आगे देखो रॉ मटेरियल लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में बेटा, लेकिन हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है साथ, तो हम अभी क्या लिख रहे हैं, इन्वेंट्री डेबिट। अच्छा, अभी जो हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है रमा, इसमें ये नहीं पता कि हमने डायरेक्ट करा है या, यानी सारा रॉ मटेरियल परचेज करा तो आप एंट्री बनाओगे इन्वेंट्री डेबिट कैश या अकाउंट पेबल। सेकंड एंट्री पढ़ना, सैलरीज एंड, तो पेरोल एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया, और कैश या अकाउंट पेबल पेरोल पेबल को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगर आपके पास कौन सा है, इंटरलॉकिंग सिस्टम होता सेपरेट वाला, तो हम जो है ना जो है आगे क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर को, यानी कि हम जो है लेबर को ही डायरेक्ट जो है डेबिट करते, और कैश को या अकाउंट पेबल को, पेरोल पेबल को क्रेडिट करते। समझ में आ रही है बात? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, ये हम किससे कर रहे हैं, इंटी, जो हमारे कोर्स में है। आगे देखो, रिकॉर्ड ऑफ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा हुआ है, तो उसको ये जरा अंडरलाइन करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल देता है। वो किस में डाल देता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम बोल रहा है, इसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दो। जरा अंडरलाइन करते था बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट और पेबल। अच्छा, अगर पेमेंट कर दी तो कैश क्रेडिट, आगे कैश भी लिख सकते हो तुम, क्लियर हो रही, और कैश लिखा हुआ भी तो है देखो। रिकॉर्ड प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन विद इन, सर ये बात समझ में नहीं आई। देखो क्या हुआ है, जो प्रोडक्शन वाली जो मशीनें हैं, जो प्रोडक्शन वाली, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको प्रोडक्शन ओवरहेड में डालो, और जो बाकी जो एडमिन ब्लॉक है उसमें भी तो इक्विपमेंट था, फर्नीचर है, एसी लगे हुए, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा होगा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। क्या बोला उमर, समझ में आई बात? वो जो प्रोडक्शन जहां पे हो रही है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें लगी है जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, वो हर साल उसका क्या लगता होगा, डेप्रिसिएशन, वो इसकी वैल्यू कम होती होगी। जो प्रोडक्शन वाली मशीनें हैं उस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो प्रोडक्शन, लेकिन जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला जो एरिया था उसमें जितना भी नॉन करंट एसेट था उसका जो डेप्रिसिएशन लगा है
कितनी सारी आपके पास प्रिंटर होते होंगे, एसी होते होंगे, साथ फर्नीचर होता होगा, कंप्यूटर होते होंगे, फोटोकॉपी मशीन होती होंगी। ये कौन सा मैं बोल रहा हूँ, जनरल एडमिन ब्लॉक बोल रहा हूँ यार। यार वो भी तो खराब होती होंगी ना, कैसी बातें कर रहे हो यार। तो उसका जो डेप्रिसिएशन लगता है, अब देखो आहिस्ता आहिस्ता तुमने कहा अच्छा यार ये एक नई चीज पता चली कि उसका डेप्रिसिएशन अलग लगेगा। अब उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हुए उन सब का डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, चाहे वो पैकिंग डिपार्टमेंट की मशीनें हो, कटिंग डिपार्टमेंट की हो, स्टिचिंग डिपार्टमेंट की हो, सबका प्रोडक्शन, इसे उसका ताल्लुक प्रोडक्शन से है। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? आगे बढ़ जाओ। तो ये हमने इसके अंदर कंप्लीट करा। इसके अंदर ये एंट्रीज याद रहेंगी बेटा, इन्वेंटरी डेबिट, कैश क्रेडिट, पेरोल की आपने बना दी थी क्या, पेरोल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ओवरहेड की प्रोडक्शन ओवरहेड। ये तो प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसकी डायरेक्ट क्या एंट्री बनाई है, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैश क्रेडिट। तीसरी एंट्री बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात, प्रोडक्शन ओवरहेड। लेकिन सर ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड की क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश। कैश और अकाउंट पेबल से परेशान नहीं होना, अगर पे कर दिया तो कैश और नहीं करा है तो अकाउंट पेबल। और रिकॉर्ड प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन विद इन ओवरहेड पर भी और नॉन प्रोडक्शन पर भी। नेक्स्ट पेज में आओगे, रिक्लासिफिकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। इधर भी वही वाली बात आ गई यार। लेबर दो किस्म की है, एक लेबर वो है जिन्होंने उधर काम करा है और एक वो है जिन्होंने नॉन प्रोडक्शन यानी कि ऑफिस में काम करा है। अब वो देखो ना, लास्ट टाइम का पढ़ाया हो तो आज जल्दी समझ में आ गया मेरे बच्चे। वो जो फैक्ट्री की एग्जांपल दी थी उमर, तो इसके अंदर क्या डाला है, जितने भी अकाउंट्स की जो ऑफिसर्स हैं, जनरल एडमिन ब्लॉक है, रिसेप्शन वाले की जो तनख्वाह है, वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल रहे हो। और हमारा क्या लिखा हुआ है, अमाउंट रिलेट टू नॉन प्रोडक्शन लिखा हुआ है भाई, अंडरलाइन करते जाओ। और प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर। सही है। और डायरेक्ट लेबर तो अपने नाम से ही रिकॉर्ड होगा, पेरोल के नाम से जो तुमने बनाई थी। देख लो, पेरोल एक्सपेंस डेबिट करा था, पेरोल एक्सपेंस के आगे डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ भी है, सामने देख लो दूसरे पेज पे जहां से हम आए हैं। तो मैं डायरेक्ट लेबर की क्या एंट्री बनी है, पेरोल एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, आपका रॉ मटेरियल की तो इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। एक लड़के ने बड़ा अच्छा, सर डायरेक्ट मटेरियल की क्या एंट्री बनेगी अगर हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज करा और इनडायरेक्ट मटेरियल यूज करा है। डायरेक्ट मटेरियल को तुमने इन्वेंट्री डेबिट करा था, एक बात समझाने के लिए, और जो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल था उसको प्रोडक्शन ओवरहेड में डाल दोगे। नहीं, यही बात समझे? यानी तुम्हें बाइफर्केट करके लिखना है। इश्यू ऑफ, ये आ गया ना, इश्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, नाम लिया और आ गया इश्यू ऑफ। तो क्या कर रहा है वो, किस में डाल रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। नहीं, यही बात समझ में? इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू WIP लिखा है, तो इसको आसान करने के लिए यूं समझ लो, WIP डेबिट और रॉ इन्वेंट्री क्रेडिट। अब तुम जरा मेरे लिहाज से समझ लोगे ना तो तुम्हें और आसानी से यूं लिख लोगे, तो मेरे ख्याल से और जल्दी कवर कर लोगे। सर क्या मतलब, आपने जब रॉ मटेरियल खरीदा, क्या खरीदा, तो आप एंट्री बनाओगे रॉ मटेरियल, नहीं सॉरी, हम तो इन्वेंट्री से लिखते हैं ना भाई। किससे लिखते हैं हम, इन्वेंट्री से हमने करा डेबिट, कैश या अकाउंट पेबल, ये बता नहीं रहा तुम्हें पढ़ रहे केस। अब ये इन्वेंट्री जितने की भी है, अच्छा यूं ले लो ना एग्जांपल, 50,000 रुपए के लिए, सही है। इसमें 40,000 जो है डायरेक्ट मटेरियल और 10,000 क्या है। अब आपने उसको डायरेक्ट मटेरियल यूज करा, तो देखो वो क्या कह रहा है, बोल रहा है WIP को डेबिट कर दो। WIP में क्या आएगा, फिर बोल रहा हूं, शाबाश बेटा, क्या आएगा, डायरेक्ट। और FOH के अंदर क्या आएगा, सबके समझ में आ गया होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा। क्या ख्याल है बेटा, समझो 40,000 का ये है, 10,000 का साथ ये है, और रॉ इन्वेंट्री को, सॉरी बार बार वो इसकी इन्वेंट्री को आप क्या कर दोगे,
कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है भाई? और अगर एक जब इतना सीखा है तो एक और चीज सीख लो, इंटरलॉकिंग में सर क्या एंट्री होती है? नहीं कोर्स में, ऐसे ही बता रहा हूं। तो रॉ मटेरियल डेबिट, कैश या अकाउंट पेबल, और फिर जब डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट तो यूं ही लिखते हैं, इधर आ जाएगा रॉ मटेरियल आ जाएगा। यार बात समझ में आई है नहीं आई है ये बता दो। क्लियर है? यस सर। लिख लो ये जरा, ये लिख लो। इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड करोगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। हाँ बेटा कोई मसला? और रॉ मटेरियल लिख दिया तो वो इंटरलॉकिंग हो जाएगा, बस ये फर्क है। सिराज है ऑनलाइन, सो रहे होंगे। बस अच्छा जी, अब जरा देखो आपके पास नेक्स्ट एंट्री ये बनाओगे, जरा देखो। पेरोल के लिए हमने एंट्री क्या बनाई थी? पेरोल डेबिट, कैश या पेरोल पेबल। अब ये इधर पता नहीं है कि डायरेक्ट है या समझो 1,25,000 रुपए। हाँ फिर पता चला कि इसमें से 1,00,000 डायरेक्ट लेबर है और 25,000 क्या है? अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी जरा बताओ? WIP डेबिट, डायरेक्ट लेबर इसमें रिकॉर्ड की जाएगी। नहीं आई बात समझ में? कितनी? 1,00,000। इधर तुम बाइफिकेट करोगे और वेरी गुड, FOH में कहा जाएगी? इनडायरेक्ट लेबर। ये सवाल के अंदर लिखा हुआ आएगा, सही है ना? समझ में आ गई बात? इनडायरेक्ट लेबर कितनी है? 25,000। और पेरोल को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। लिख लो ये वाली एंट्री भी। पहले आपने पेरोल को रिकॉर्ड करा, एक एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री ये हो गई, ये आसानी समझ में आ जाएगी, तीसरी और ये चौथी।
अब मुझे बताओ, आपने एक्सपेंसेस करे, क्या करें? तो एक्सपेंसेस में एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक, तो आपने पहले जो है एक्सपेंस की एंट्री बनाई थी, क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डेबिट करा था, जरा देखो। बनाई भी होगी उसने। और कैश या अकाउंट। इसके बाद पता चला कि इसमें से ये, इसकी एग्जांपल ले लो, 2,50,000। कितनी? ताकि आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाए। 2,50,000। तो आप इसमें से मुझे बताओ, जो डायरेक्ट है, अपनी तरफ से ले रहा हूं, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो 2 लाख है। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उमर, वो कितना है? मैंने अपनी तरफ से लिया है 2 लाख। और जो इनडायरेक्ट है वो कितना है? वो FOH में आएगा ना? वो किस में आएगा? सब में इनडायरेक्ट में लिखा है, देख रहे हो? 50,000। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम कम कर देंगे। यानी कि बच्चों, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है, जितनी भी सब WIP में आ रही है, और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो FOH में जा रही है। ये सारी एंट्रीज का सिस्टम है। अच्छा, अब क्या हुआ? खुद सोचो जरा, अगर हम WIP का अकाउंट बनाए, अली, तो WIP में आपके पास ये रॉ मटेरियल आ गया 40,000, मिसाल समझाने के लिए। उसमें WIP 1 लाख आ गया, उस WIP के अंदर 2 लाख आ गया उमर, 2, 3 और 3,40,000 हो गया, 3 लाख। अब क्या हुआ? डेफिनेटली ये आपने प्रोडक्शन के लिए भेजी है ना? मिसाल दे रहा हूं उमर, 3,40,000 में से 3,20,000 का के यूनिट्स बन गए। नहीं, यही बात समझे? 3,40,000 में से 3,20,000 के यूनिट्स। तो अब जो नेक्स्ट एंट्री बनती है समझाने के लिए, उसकी एंट्री बनती है फिनिश्ड गुड्स डेबिट। और WIP को हम क्या कर देंगे उमर? कुछ बात समझ में आई है, नहीं आई है बेटा? फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होते हैं, यानी WIP जब भी ट्रांसफर होता है, WIP जब भी ट्रांसफर होता है तो क्या बनता है? फिनिश गुड। पहले एक सिस्टम पूरा समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा। यानी कि कितना रॉ मटेरियल, कितना लेबर और कितने एक्सपेंसेस वगैरह हमने सारे डाले, तो ये सारे WIP में आ गए। गौर से सुनना। अच्छा, इसमें सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस गए, क्या ख्याल है? अब ये आपने फिनिश गुड्स में डाल दिया और WIP क्रेडिट कर दिया। अब इसमें से आपके पास, अच्छा, और ये जो डायरेक्ट आपके पास आए थे WIP और FOH में चले गए ना, ये तो FOH में भी तो जा रहे हैं सारे। नहीं आ रही बात समझे? फैक्ट्री ओवरहेड में भी तो सारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो जा रहे हैं ना। अब इस फिनिश गुड्स में 3,20,000 में से, मिसाल दे रहा हूं, तुमने 2,80,000 रुपए के गुड्स जो है बेच दिए। 2,80,000 रुपए के गुड्स। अब एंट्री बनेगी इसके बाद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स। यानी एक चीज बनती है फिर वो खत्म होती है। बात समझ में आ रही है? कुछ क्लियर हुई बात या नहीं बेटा? ये सिस्टम यूं चलता है। कितने बेच दिए? ये हमारे गोडाउन में पड़े हुए थे, सारे नहीं बिके। मैं सारे भी बिकवा सकता हूँ, 3,20 की भी एंट्री बना देता, तुम समझ जाते कि सारे बिक गए। लेकिन समझाने के लिए 3,20 में से एक कस्टमर आया, उसने कितने की उमर खरीदे, तो 2,80 की एंट्री हम अपनी बुक्स में क्या बनाएंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड। क्लियर हुई बात? ये बना लो तो, ताकि फिर हम एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा।